आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 30 अप्रैल से। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि मनीला स्थित एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर के ऊपर अपनी कुछ नई रिपोर्ट जारी करी है। तो वो क्या रिपोर्ट है उसके बारे में देख लीजिएगा फटाफट। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए जो एडीबी ने कहा है कि वो 11% जो ग्रो रहेगी हमारी, वो 11% की दर से रहेगी। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर जो 2023 के लिए यानी 2022-23 के लिए जो ग्रो रहेगी यानी 7%, यानी कि यह घट जाएगी। घट इसलिए जाएगी क्योंकि अभी हमारी इकोनॉमी, मैंने आपको कई बार क्लास में पढ़ाया होगा कि हमारी इकोनॉमी वी शेप में थी, ठीक है। वी शेप से यानी कि जिस तरीके से गिरी नीचे, उसी शेप से ऊपर से उठने का भी उसने काम किया, ठीक। तो ये एडीबी का जो नया डेटा है, कम से कम आपसे संभव हो पाए तो 2021 और 22 का जरूर ध्यान रखना। 22-23 का फिर कभी रिपोर्ट जब आती रहेंगी तो एक बार दोबारा भी समझ लेंगे उस चीज़ को। खैर, एडीबी की अगर मैं बात करूं तो एडीबी की स्थापना आप चाहें तो देख पा रहे होंगे 1966 में हुई थी, 1966 में हुई थी, ठीक। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर पहले ही मेंशन है, मनीला में है। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मात्सुगु असाकावा और उपाध्यक्ष हमारे भारत के हैं अशोक लबासा जी, ठीक है। तो इतनी बात एडीबी से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीएम केयर फंड से कुल 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद की अनुमति दी गई है। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के ऊपर हमने कल एक बहुत डिटेल चीज़ें समझनी कि किस तरीके से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, अगर चाहें तो आप कल का वीडियो देख सकते हैं, राइट। पीएम केयर फंड से 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अब खरीदे जाएंगे। अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की अगर मैं बात करूं तो इससे अलावा अमेजन को हमने भी देखा, ठीक। अमेजन ने भी काम किया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए। इसके अलावा पीएम केयर से नए नए काम अभी क्या हुए हैं हाल ही में। तो अभी हमने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले बताया था कि 162 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे इसी फंड से। अब दिक्कत क्या है ना कि भारत में सर्वाधिक रूप से जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं, ऑक्सीजन जिससे कह सकते हैं निर्माण करा जाता है ऑक्सीजन का, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं, भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। अब दिक्कत क्या है, जैसे महानगर, जैसे मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, ऐसे महानगरों में सप्लाई करने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, यानी कि सप्लाई करने में बहुत समय जाता है ऑक्सीजन को। इसलिए अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जगह जगह खूब बनाए जाएंगे। बनाने के लिए बाकायदा पीएम केयर फंड भी आगे आया हुआ है और 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने की अनुमति दी है इसी फंड से। हालांकि एक बात और ध्यान रखिएगा, पीएम केयर्स हमेशा विवादों में बना रहा क्योंकि इसने अपना डेटा सार्वजनिक नहीं किया। तो इसको ये भी जानकारी नहीं है कि कितना पीएम केयर्स फंड में पैसा मिला था प्रीवियस लॉकडाउन में और कितना नहीं, ठीक है। लोगों ने खूब दान दिया था इसमें, ठीक है। खैर, तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा वर्तमान में कि 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद के लिए अनुमति दी है पीएम केयर फंड से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने विदेशों से राहत सामग्री तुरंत निकासी के लिए उच्च अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया। ये बड़ा ध्यान देने इस बात को किया। मैं इस बात को क्यों ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी वर्तमान में 40 से अधिक देश, दुनिया के 40 से अधिक देश ऐसे हैं जो भारत की मदद कर रहे हैं, ठीक। और अलग अलग देशों से अलग अलग राहत सामग्री भेजी जा रही है। अब राहत सामग्री में होता क्या है, कई बार बहुत सारे मंत्रालयों की परमिशन लेनी पड़ती है, कोई सामान कहीं से आता है, तो उसी लिए विदेशों से जो भी राहत सामग्री आ रही है उसे उसको तुरंत निकास करके भारत लाया जा सके, इसके लिए उच्च अंतर मंत्रालय का बैठक अभी भारत सरकार द्वारा करी गई है। तो इतनी बात आप ध्यान रखिए कि 40 से अधिक देशों द्वारा भी वर्तमान में सहयोग दिया जा रहा है। और कल जब मैंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का क्वेश्चन पढ़ाया था आपको वीडियो में ही, इसी वीडियो में ही करंट अफेयर के, तब मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से देश कितना कितना और कौन कौन सी कंपनीज कितना कितना योगदान दे रही हैं भारत के लिए। तो ज़्यादा मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करने का कारण, आप चाहें तो पहले वीडियो में इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। खैर, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंग्स का निधन हो गया है 90 वर्ष की आयु में। जो आप देख पा रहे होंगे ये पिक्चर, ये इन्हीं की फ़ोटो है जो कि जब ये यूथ थे कह सकते हैं, या अपोलो 11 मिशन पर थे। अपोलो 11 से अगर आपको थोड़ा सा याद आ गया हो तो मैं आपको बता दूं, अपोलो 11 दुनिया का पहला चंद्र मिशन था जिसे 1969 में भेजा गया था अमेरिका के द्वारा, ठीक है, नासा के द्वारा भेजा गया था। उसमें 3 लोग गए गए थे, ठीक है। इसमें से पहला व्यक्ति तो आप सबको याद रहता है, नील आर्मस्ट्रांग, क्योंकि पहली बार चंद्रमा पर चहलकदमी वाले व्यक्ति वही थे, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक। अब दिक्कत ये है कि इसके अलावा कौन कौन था। वो कहते हैं ना, 3 इडियट में एक डायलॉग है कि दुनिया हमेशा पहले व्यक्ति को याद रखती है, सफल व्यक्ति को, राइट। खैर, सफल की असफल की बात नहीं यहाँ पर करते। तो नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे, ठीक है। दूसरे थे एल्ड्रिन बज, जिसे एल्ड्रिन बज के नाम से आप जानते हैं कि बज एल्ड्रिन, मेन रूप से उनका नाम बज एल्ड्रिन है, ठीक। अच्छा, तीसरे व्यक्ति यही थे माइकल कॉलिंग्स। माइकल कॉलिंग्स तीसरे व्यक्ति थे, यानी कि कुल 3 व्यक्तियों में से जो एक ही व्यक्ति हैं माइकल कॉलिंग्स, इनका हाल ही में भी निधन हो गया है। इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक और बात की, इनकी एक आत्मकथा है, उसका नाम है कैरिंग द फायर, ठीक है। ध्यान रखना, ये पूछी जा सकती है आपसे, कैरिंग द फायर। अगर इनके जन्म की बात करूं तो 31 अक्टूबर 1930 को इनका जन्म हुआ रोम में। ये एक अमेरिकी मेजर के पुत्र थे, यानी कि इनके जो पिताजी थे वो अमेरिकी सेना में बतौर मेजर थे, राइट। अब मैं थोड़ी सी बात फिर से करूंगा अपोलो 11 की। अपोलो 11 में जो पहले नील आर्मस्ट्रांग चांद पर सबसे पहले कदम रखा, उसके 19 मिनट के बाद, पूरे 19 मिनट के बाद बज एल्ड्रिन ने चांद पर चहलकदमी की थी। और जो तीसरे व्यक्ति हैं ये बाकायदा उसी में बैठे रहे, यानी कि कह सकते हैं उसी जो कमांड
मॉड्यूल के पायलट थे, तो उसी में रह करके उन्होंने काम किया, कमांड मॉड्यूल में रह करके ही अपोलो 11 के मिशन में। तो ये उन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये माइकल कॉलिंग्स के बारे में कुछ डेटा था, आपको कम से कम याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है और ये पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। खैर, एक क्वेश्चन आपसे भी रहेगा मेरा ये कि नासा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, नासा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीति आयोग ने भारत सरकार को इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर अतिरिक्त सब्सिडी की बात करी है, यानी कि सिफारिश करी है, किसकी अतिरिक्त सब्सिडी की। तो हम मान लेते हैं कि अभी 5% सब्सिडी दी जाती है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इतना है नहीं, फिर भी 5% की सब्सिडी दी जा रही है किसकी, इलेक्ट्रिक वाहन खरीद के लिए, ठीक। अब इसके अलावा नीति आयोग ने कहा है कि कम से कम थोड़ी सी और बढ़ा दीजिएगा, मान लेते हैं 5% और बढ़ा देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए उपयोग के लिए। इसके लिए नीति आयोग ने भारत सरकार को इलेक्ट्रिक वाहन खरीद के लिए अतिरिक्त सब्सिडी की मांग करी है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। एक आपको इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ कि वर्तमान में जो इलेक्ट्रिक वाहन है, कुल वाहन बिक्री होती है, उनमें से इलेक्ट्रिक वाहन की जो कुल प्रतिशत है वो बहुत कम है, 1% मात्र भारत में इलेक्ट्रिक वाहन है। और बड़े बड़े सपने हैं भारत सरकार की कि 2030 तक की पूरा हम हवा महल खड़ा कर देंगे, वो एक अलग चीज़ें हैं, ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाना है। लेकिन नीति आयोग ने जो जारी किया है डेटा, उसके बारे में कम ध्यान रखिएगा। नीति आयोग आप जानते हैं प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी, अमिताभ कांत वर्तमान में इसके सीईओ हैं, और 2015 में योजना आयोग के स्थान पर स्थापित हुआ था, ठीक है। काम क्या होता है, सरकार के लिए नई नई योजनाओं के लिए काम करना और किस तरीके से काम योजनाएं रनिंग करेंगी उसके लिए भी बाकायदा डेटा जमा करना, ये सारा काम नीति आयोग का होता है, ठीक है। खैर, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया है। 29 अप्रैल को ही क्यों मनाया था, तो उसके पीछे फैक्ट है कि 29 अप्रैल इस दिन चुना गया क्योंकि इसमें जीन जॉर्जेस नोवरे ये जयंती होती है। इनका जन्म जो हुआ था वो 1727 में 29 अप्रैल को ही हुआ था, और उनका निधन 1810 में हुआ था। इन्हें ही आधुनिक बैले डांस के जो जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आधुनिक बैले का निर्माण किया, डांस का जो आप आधुनिक बैले डांस देखते हैं, और उन्हीं के ही जयंती के ऊपर 29 अप्रैल का चयन करके अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। खैर, अगले क्वेश्चन की ओर क्या चलते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सबके लिए, बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि 27 अप्रैल को दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक संशोधित होकर लागू हो गया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यह संशोधन जो लागू होगा किस में लागू होगा, तो राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 में लागू होगा। ये मैं दो फैक्ट आपको बताता हूँ, यानी कि पहले एक एक्ट आया हुआ था राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991, और उसी में भी संशोधन किया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक, इसमें संशोधन होकर के ये पूरी तरीके से लागू हो गया। अब ये है क्या, पूरी बात मैं आपको बता दूं। देखो, संभव है आपका इससे फुल फॉर्म संबंधी रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है कि फुल फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो फुल फॉर्म रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कैसा क्या है, लेकिन पहले आप समझ लीजिएगा क्या क्या है। देखो, दिक्कत ये थी कि अभी जो संशोधन किया गया है इसमें मेन रूप से जो अब मेन सरकार का काम करेगा दिल्ली सरकार में, वो काम करेगा उपराज्यपाल, ठीक है। अभी तक की बहुत सारी शक्तियाँ कह सकते हैं थी सीएम के पास में थी, चूँकि विधानसभा है, ठीक है, तो वहाँ पर है। अब इसलिए अब वर्तमान में क्या हुआ है कि 1991 का जो संशोधन था, अधिनियम जो भी मैं आपको बता गया कि पहली बार आया, इसमें है क्या कि पुलिस और भूमि को छोड़ करके विधानसभा को हर कानून बनाने की शक्ति थी। यानी कि जो दिल्ली का सीएम था वो पुलिस और भूमि को छोड़ करके बाकी सारे कानून बना सकता था। अभी हुआ क्या है कि अब प्रत्येक फाइल जो भी फाइल होगी अब वो एलजी से होकर जाएगी, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को उपराज्यपाल तक होकर जाएगी, यानी अनिल बैजल जी हैं वर्तमान में। तो यानी कि दिल्ली सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो कम हो गई हैं, अब कह सकते हैं सीएम महाराज की, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी की। और अब सर्वाधिक शक्तियाँ किसको प्राप्त हो जाएंगी, तो उपराज्यपाल को प्राप्त हो जाएंगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे, आपके लिए एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि कौन सा एक्ट था और किसमें संशोधन हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब सत्ता सर्वाधिक रूप से कौन शामिल देखेगा, तो वो जो चीज़ें हुआ। अब आपसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि GNCTD का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो ये आपका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक बात मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ कि आर्टिकल 239 AA 239 AA के तहत दिल्ली विधानसभा के पास एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये बात कही गई है, ठीक है। यानी दिल्ली विधानसभा एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम करेगा, ठीक है। यानी केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी उसमें विधानसभा है। भारत में केवल 2 ही ऐसे यूटी हैं, एक तो आपका पंडुचेरी और दूसरा आपका दिल्ली, जहाँ पर विधानसभा है, यानी कि सीएम इलेक्ट होता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, हालांकि क्वेश्चन कम थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बने हमारे साथ। नमस्कार।